हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती होनी है उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया है। साथ ही साथ ये भी है कि इस बार का जो सिलेबस है बिल्कुल अलग है, यानी कि नवीन सिलेबस है। और इसके जो जो सिलेबस दिया गया है वो कहीं एक जगह अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसके लिए कई सोर्सों से इसका उपलब्ध यानी कि करना पड़ता है। तो हम लोग आप लोगों की मदद के लिए कोशिश ये करेंगे कि जो भी सोर्स हो सकते हैं उनसे एकत्र करके और इकट्ठा करके आप लोगों को उपलब्ध कराएं। तो वीडियो के माध्यम से भी और साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कुछ कुछ इसमें ऐसे भी हैं कि टू द पॉइंट पढ़ेंगे और कुछ ऐसे हैं कि जिसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हैंड रिटेन भी नोट्स हो सकते हैं, तो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बस ये है कि आप लोगों का नीचे सहयोग रहा तभी आगे हम लोग चल पाएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सिलेबस के अनुसार टू द पॉइंट। और जो सिलेबस है पूरा, उसमें जो पंचायतों से संबंधित या स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितना भी है 65 नंबर का, ठीक है, 65 मार्क्स का जो आएगा, इसका आपको पूरा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और इसे हम कई भाग में बांट करके पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहला है पंचायती राज का विकास। ठीक है, और विकास का मतलब है सबसे पहले प्राचीन काल में, फिर उसके बाद ठीक है स्वतंत्रता काल, यानी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद फिर। तो आज वाले में जो हम लोग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रोत्तर, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता से के बाद नहीं, स्वतंत्रोत्तर के पहले, यानी कि उसको स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले जितना भी है, अर्थात प्राचीन काल, ठीक है, मध्यकाल और अंग्रेजों के शासनकाल तक, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी काल तक जो इसका विकास इन तीनों में हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें पूरा इसका एसेंस दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पंचायतों में जो इतिहास है पंचायतों का भारत में, वो बहुत ही प्राचीन है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था समाज का एक हमेशा क्या रही, अंग रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में हमेशा जो समाज है वो सत्य और न्याय पर आधारित एक आदर्श व्यवस्था रही। ठीक है, पुराने समय में पंच परमेश्वर की क्या की गई है, ठीक है, संकल्पना की गई। तो पंचायतों के जो क्या होते थे, पंच होते थे, उन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता है। और उनके जो निर्णय होते थे उन्हें हर कोई सर झुकाकर स्वीकार कर लेता था। प्राचीन काल में शासन में जो क्या था, ये कुल मिलाकर के सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु क्या रहा, यही रहा है। ठीक है, कौन सी, पंचायत व्यवस्था। और इसके ही आसपास स्थानीय स्वशासन का ढांचा क्या हुआ है, सरलता पूर्वक घूमता रहा है। ठीक है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ये जो है यानी कि चीन और जापान, उन जगहों पर भी क्या है, ग्रामीण संस्थाओं का हमें, ठीक है, यानी कि भान मिलता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्थाओं का विकास संसार में सबसे ज़्यादा किसमें हुआ, और सबसे पहले भारत में हुआ था। ठीक है, और इससे संस्कृति की रक्षा करने में क्या हुई, मदद मिली। ठीक है, तो वर्तमान में भी जो पंचायतें हैं वो भारत का राजनीतिक परंपरा का पहले भी एक महत्वपूर्ण अंग रही हैं और वर्तमान में भी अंग रही हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आप लोगों के इसमें कोई शब्द होंगे तो आप एक दो बार देख लीजिएगा, ज़रूरत हो तो आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जो है ना, यानी अलग अलग कालों में दिया गया है। प्राचीन काल का हो गया, तो महाभारत के शांति पर्व में शुक्र नीति सार और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तीनों कालों में अलग अलग दे दिया है।
प्राचीन काल में जब क्या था, आवागमन के साधन नहीं थे, तो ग्राम एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, जो दूर राजधानी था उससे इसका कोई संबंध नहीं होता था, क्योंकि अपने आप में क्या होते थे, ये पूर्ण होते थे, यानी अपनी सभी आवश्यकता की चीज़ें अपने पास बना लेते थे, यानी प्राप्त कर लेते थे। शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी क्या था, ग्रामीण जो स्थानीय संस्थाएं थीं, ठीक है, उनका कार्य था। विदेशी आक्रमणों के बाद इन संस्थाओं को क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचा, लेकिन इनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। तो ये यानी कि इसमें यही है कि पूरी तरह से अस्तित्व इनका कभी भी समाप्त नहीं हुआ, किसी न किसी रूप में ये क्या रही हैं, पाई गई हैं। ठीक है, जब अंग्रेजों का यानी शासन स्थापित हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक समिति थी जिसने क्या किया था, पंचायतों के लिए अपना एक प्रतिवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था यहाँ सीधे सीधे स्वायत्त नागरिक शासन के नीचे अनादिकाल से लोग सुख से रहते आए हैं। राज्यों के उत्थान पतन का ये लोग चिंतन नहीं करते हैं, अर्थात राज्य में कौन राजा बना, कौन हट गया, कौन यानी कि अब इस समय राजा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव अपने आप में पूर्ण, ठीक है, होते हैं। ये अंग्रेजों ने रिपोर्ट दी थी। इसके बाद 1930 में तत्कालीन जो गवर्नर थे, कौन, मेटका, इन ग्राम पंचायतों को छोटे छोटे स्वतंत्र प्रजातंत्र की संज्ञा दी थी। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे स्वतंत्र, ठीक है, गणराज्यों की या प्रजातंत्रों की, जो यानी कि किसने दिया था, 1930 में मेटकाफ ने दिया था, जिनके पास अपने खुद के साधन थे। और ग्रामीण समाज छोटे छोटे क्या थे, संघ माने गए। ठीक है, प्रत्येक अपने आप में एक छोटा सा राज्य है, और उन्होंने लोगों को सुखी रखा और एक हद तक आज़ादी की रक्षा भी की। किसने, ग्रामीणों ने, यानी कि ग्रामीण जो संस्थाएं थी उन्होंने ग्रामों को बचा कर रखा। अब चलिए, अब पढ़ते हैं। ये तो क्या था, एक पूरी की पूरी क्या थी, समरी थी, यानी कि जो तीनों कालों को हमें पढ़ना था उसके विषय में था। अब यहाँ पंचायती राज का इतिहास और उसका विकास। इसमें पंचायती राज के विकास क्रम में जो है प्राचीन समय में हमें क्या हुआ है, दिखाई पड़ता है, क्योंकि पंचायतें गांव को चलाने का एक व्यवस्थित और प्रामाणिक, ठीक है, संस्था रही हैं। ठीक है, ये कितनी कारगर व्यवस्था रही हैं, इससे ये भी पता चलता है कि भारत में इनकी जड़ें आज भी क्या हैं, हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, और ये आगे भी लगातार रहेंगी, क्योंकि अब तो इनका क्या मिल गया, संवैधानिक अधिकार मिल गया। अब इसमें आता है, पहला है वैदिक काल में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो पंचायती राज की व्यवस्था यानी संस्कृत जो ग्रंथ है ना वैदिक काल में, वहाँ पर हमें पंचायत शब्द का क्या मिला हुआ है, उल्लेख मिला है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है 5 प्रबुद्ध लोगों का समूह, जिन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था। ऋग्वेद में 3 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, कौन सी, सभा, समिति और विधाता, ठीक है, के रूप में गांव की स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सभा, ठीक है, ये सभा समिति, इन्हें प्रजापति की पुत्रियों का दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्लियर, यानी कि वैदिक युग में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों का, प्रजापति की 2 पुत्रियां, ठीक है, माना गया। अब लीजिए कितनी जो है इनकी वैल्यू रही होगी। अब ये इन संस्थाओं का स्थानीय स्तर पर ये लोकतांत्रिक विकास के यानी कि निकाय थे। वैदिक काल में गांव का यानी गांव के प्रशासन में, ठीक है, ये बुनियादी इकाई थी। समिति, ये वैदिक लोक विधान सभा थी, समझ लीजिएगा। यानी जो समिति थी वो क्या थी, कुछ लोगों का समूह था जो कुछ मामलों में राजा का चुनाव कर सकती थी और सभा के न्यायिक कार्यों में अपना सहयोग देती थी। समिति, ठीक है, क्या थी, ये समझ सकते हैं कि एक तरह से ये एक क्या थी, विधानसभा की तरह थी। ठीक है, इसके बाद महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में पंचायती राज व्यवस्था। तो रामायण यानी कि हम महाकाव्य काल कह सकते हैं। रामायण एवं महाभारत काल में स्थानीय स्वशासन, इसमें पुर और जनपद नामक 2 स्तरों में विभाजित था। वहाँ 3 थे, सभा, समिति, विदत, ठीक है, और यहाँ पर
इसे हम बोल सकते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल। तो महाकाव्यकालीन व्यवस्था में पुर और जनपद नामक दो स्तरों में क्या था, इनका विभाजन था। महाभारत के शांति पर्व में, शांति पर्व जो है वो भीष्म द्वारा उपदेश दिया जाना है, इसमें भी जनपदों के ग्राम स्वशासन और पंचायतों के निर्वाचन गठन का उल्लेख किया गया है। उस समय पंचायत अधिकारियों में पुरोहित, सभापति, ग्रामीणी और ग्राम योजक ये प्रमुख हुआ करते थे। ग्रामीणी ही पंचायत का क्या होता था, मुखिया होता था महाकाव्य काल में। गांव के शासक प्रशासक के रूप में ग्राम योजक का चुनाव, किसका, ग्राम योजक का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा होता था। गांव से जुड़े जितने भी मसले थे उनके सुलझाने का दायित्व तो किस पर था, ग्राम योजक का था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिले, दो पद मिले, ग्राम योजक और एक क्या था, ग्राम का, ठीक है, मुखिया, यानी ग्रामीणी और ग्राम योजक, ये दो जो है प्रमुख रूप से थे। वैसे दो थे, इसमें कितने, तीन, एक पुरोहित, सभापति, ग्रामीणी और क्या, ग्राम योजक, ये थे। तो जो ग्रामीणी क्या था, वो मुखिया होता था, और जो ग्राम योजक होता था उसका दायित्व, ठीक है, जितने भी मामले होते थे यानी न्याय करने का इसका यानी वो होता था। और जो पुरोहित और सभापति ये दोनों क्या करते थे, इसकी मदद करते थे। प्राचीन काल में यानी कि अब यानी कि महाकाव्य काल के बाद हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से मौर्य काल में लेते हैं, जिसमें चाणक्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ अर्थशास्त्र, इसमें भी एक स्वायत्त इकाई के रूप में ग्राम, पंचायत और गांव के समूह का उल्लेख क्या हुआ है, किया गया है। ठीक है, तो यानी कि इस समय भी मौर्य काल में भी जो शासन था वो दो यानी भाग में बटा हुआ था, एक केंद्रीय शासन और एक स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में ये आते थे। इसके बाद अब आते हैं मुगल काल में। जो यानी सल्तनत काल था उसमें कुछ वो नहीं था, उन्होंने सल्तनत काल में पंचायतों को तोड़ने का काम किया, समाप्त करने का काम किया, डराने का काम किया। लेकिन जब मुगल काल में यहाँ पर जो इस्लामिक सत्ता स्थापित हो गई तो उससे यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ क्या हुआ, ग्रामीण सत्ता में सहयोग दिया। इस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, गांव होती थी। गांव का प्रबंधन किसके द्वारा होता था, लंबरदार के द्वारा, पटियारियों के द्वारा या चौकीदारों के जिम्मे होता था। तो मुगल काल में कई गांवों को मिलाकर एक क्या बनता था, परगना बनता था। याद रखिएगा, मुगल काल में कई गांवों को मिलाकर एक परगना बनता था, और जो यानी की शासन व्यवस्था थी गांव की उस संगठित थी। पंचायत के पंच के रूप में 5 व्यक्तियों का चुनाव भी एक निश्चित मापदंड द्वारा किया जाता था। ये गांव के 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे जो अलग अलग गुणों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, अलग अलग गुणों का मतलब है कि कोई किसी में विशेषज्ञ होगा, कोई किसी में विशेषज्ञ होगा। और ये व्यक्ति क्या करते थे, सोच समझकर काम करने वाले, दूसरों की रक्षा में हमेशा आगे आने वाले, किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से करने वाले, और किसी भी शारीरिक परिश्रम वाले काम को अधिक रुचि रखने वाले, तथा राग द्वेष त्याग कर परोपकारी सन्यासी की तरह जीवन जीना पसंद करते थे। ऐसे 5 जो हैं ये अलग अलग गुणों वाले जो वरिष्ठ व्यक्तियों को समाज में आदर भाव से देखा जाता था। ये पंचायत के रूप में गांव में रहने वाले लोगों के बीच मतभेद दूर करने का, अब ध्यान दीजिएगा, अब इनके कार्य आते हैं, गांव की रक्षा का, गांव के विकास का, समुदाय परक समाधान निकालने का, जो भी सबको क्या होता है, मान्य होता था, वो कार्य करते थे। ठीक है, ये अनौपचारिक लेकिन यानी असरकार प्रणाली मुगलों के शासनकाल तक अनवरत रूप से क्या होती रही, चलती रही। लेकिन जैसे अंग्रेज आए उसमें क्या होने लगी, रुकावट आने लगी। कारण क्या है, क्योंकि जैसे सत्ता परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है, उन्हें एक स्वायत्त इकाई के रूप में बिल्कुल अनुकूल नहीं लगता था, इसलिए इनके साथ उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी। कारण क्या था, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो भारत में जो गांव थे वो सबसे विकसित थे, शहरों से विकसित थे। इसलिए
अंग्रेजों में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उनमें यानी कि शोषण की जो प्रवृत्ति पाई जाती थी, ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, वहीं से शुरुआत किया शोषण। तो इसमें ब्रिटिश कालीन पंचायती राज के अंतर्गत आता है सबसे पहले गवर्नर जनरल मेटकाफ का कथन। भारतीय ग्राम पहले भी पढ़ चुके हैं, समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं, ये मेटकाफ ने कहा है, याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें यानी कि विकास, और ये कहाँ से, यानी प्राचीन विकास स्वतंत्र से पहले, ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्व तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हमको मिल रहा है, ठीक है, ये सब कुछ जो है इनमें से अमूमन 3 से 4 या 4 से 5 प्रश्नों तक, ठीक है, 4 प्रश्नों तक, 3 से 4 प्रश्नों तक पूछा जा सकता है, आराम से पूछा जा सकता है। आप समझ लीजिए एक एक प्रश्न तीनों से पूछ जाएगा, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, या ब्रिटिश काल से 2 प्रश्न हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आराम से 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आप लोगों को इसी तरह की यानी कि ये वीडियो इसकी सीरीज़ की आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इनको छोटे छोटे गणराज्य माना, जो अब गणराज्य क्या है, आत्मनिर्भर होते हैं, अपने लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं, ये सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि सत्ता परिवर्तन का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि सत्ता उनको तक वहाँ तक जाती नहीं थी। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, 1986 में एक घटना घटी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बर्क थे, ठीक है, भारत में जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है, उनके विरुद्ध उन्होंने गांवों की परंपरागत एवं मजबूत व्यवस्था को तोड़ने का महाभियोग लगाया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग पर बर्क ने चलाया था क्या, महाभियोग, और किस आधार पर, गांवों की परंपरा को जो है उसकी जो व्यवस्था है उसे तोड़ने का। अब आगे चल करके इसी गांव स्तर की पंचायत की व्यवस्था के विषय में 1830 में तत्कालीन गवर्नर मेटकाफ ने जो अभी दिया था, ठीक है, पंचायत व्यवस्था के विषय में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें लिखा था कि भारतीय ग्राम समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, अपने लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करते हैं और ये सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त हैं। इनके अधिकारों और प्रबंधों पर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, यानी किसी राजा ने अभी तक नहीं किया है। एक के बाद एक साम्राज्य आते गए, क्रांतियों में परिवर्तन हुए, पर हिंदुस्तानी ग्राम समुदाय की पंचायती व्यवस्था उसी प्रकार से बनी रही। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो को प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की जरूरत महसूस हुई। आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कैसे छेड़छाड़ शुरू किया। अब ब्रिटिश ने स्थानीय स्वशासन तो प्रदान किया, लेकिन ब्रिटिश ने गांवों को स्थानीय स्वशासन नहीं प्रदान किया, इन्होंने शहरों की तरफ से शुरुआत किया, जिसमें उन्होंने 1870 में शहरी नगर पालिकाओं के निर्वाचन के प्रतिनिधियों की अवधारणा शुरू की। ध्यान दीजिएगा, शहरी यानी स्थानीय स्वशासन, इनमें सबसे पहला कौन सा आता है, बंगाल चौकीदार अधिनियम 1870 का पंचायती राज अधिनियम। बंगाल में पारंपरिक ग्राम पंचायत प्रणाली की शुरुआत 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम में हुई थी। इस चौकीदार अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेट को गांवों में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने को सशक्त किया था। लेकिन अब यहाँ पर कई जो है यानी कि प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इनमें जो सदस्य नियुक्त होते थे तो जो है स्थानीय नहीं होते थे, स्थानीय और उसमें 75 और 25% का होता था, ठीक है। तो उनको जो अधिकार थे वो बहुत कम थे, यानी उनका हस्तक्षेप अंग्रेजों का गांव तक पहुंच चुका था। अब इसके बाद आता है रिपन रिजोल्यूशन 1982 का पंचायती राज। ब्रिटिश काल में 1880 से 1884 के समय का जो है कार्यकाल किसके, लॉर्ड रिपन का रहा, ठीक है। और ये कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल माना जाता है। कारण क्या है, क्योंकि 1982 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव देकर के जो स्थानीय निकाय हैं उन्हें बढ़ावा देने का कार्य किया, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन, देखिए अंतर है, आगे हम बाद में पढ़ेंगे पंचायत राज का जो है ना जनक किसे कहा जाता है, तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यहाँ पंचायती राज की बात नहीं आती, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की बात आती है। स्थानीय सरकारों के विकास में 18 मई, डेट नोट करिए, 18 मई 1882 में एक अहम दिन साबित हुआ। इसने बहुमत में निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड प्रदान किया, जिसकी अध्यक्षता एक गैर सरकारी अध्यक्ष को सौंपी गई। इसे भारत सरकार स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा माना गया। ठीक है, तो जो रिपन का रिजोल्यूशन था उसे भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा माना गया। इसके पहले जो पेनिक बोर्ड वगैरह के सदस्य होते थे वो क्या होते थे, सरकारी सदस्य होते थे। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया गया, अध्यक्ष भी क्या हुआ, गैर सरकारी हुआ। ठीक है, और बहुमत से निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का, अब यहाँ पर 25% और 75%, यानी सरकारी 25 और यानी 75 गैर सरकारी, और अध्यक्ष भी क्या हुआ, गैर सरकारी इसमें आ गया। लगता है अब समझ में इतना आ गया होगा। अब यहाँ से क्या चीज़ हो गया, यानी कि जब अब कुछ जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पारित किया, ठीक है, उनके द्वारा कुछ हम देखते हैं। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड 19 और भारत सरकार अधिनियम 1935, दोनों को एक साथ पढ़ना है। 1919 के अनुसार जितना हो सके स्थानीय निकायों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यहाँ कहा गया था। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या था, द्वैध शासन प्रणाली चली, तो द्वैध शासन प्रणाली में केंद्र में और राज्यों में, ठीक है, यानी कि स्थानीय स्तर पर स्वायत्त, यानी कि वो जो है ना द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो इसी के द्वारा बात किया गया कि जो है अपने अपने पंचायती एक्ट राज्य प्रांत प्राप्त करेंगे। तो 1985 तक, 25 तक, माफ़ी चाहता हूँ, 1925 तक 8 प्रांतों में ग्राम पंचायत एक्ट पारित किया। तो 8 पंचायतों ने 1925 तक, ठीक है, 8 प्रांतों ने ग्राम पंचायत एक्ट पारित किया, जिसमें कि 1925 में ही बिहार, ठीक है, और फिर संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत ने क्या किया, अपने इनमें सम्मिलित हैं जो पारित किया। इसके बाद 1935 में ब्रिटिश काल में पंचायतों के विकास में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में जाना जाता है। कारण क्या है, क्योंकि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। जब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई तो स्थानीय स्वशासन को विकसित करने में उनका जो है, ठीक है, यानी कि वो अपने आप निर्णय ले सकते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार गाँव की स्वायत्तता के हित में नहीं थी, वो गाँव में अपने शासन जारी रखने के लिए, ठीक है, और ऐसा करने के लिए मजबूर थी। कारण क्या था, क्योंकि वहीं से उससे सब कुछ क्या होता था, फायदा होता था। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इसका अस्तित्व होना जरूरी था। मतलब कि गाँव से टैक्स लेंगे, सभी चीज़ें लेंगे, तो उसके लिए जो है ना इनको लिए ये जरूरी था, उन्हें स्वायत्त नहीं किया गया था। चलिए, अब जो है हम ये विस्तार से पढ़े हैं, अब टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को यदि उतना नहीं है तो टू द पॉइंट में आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, और इसी से क्या हो जाएगा, सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, भारत में पंचायती राज के इतिहास में, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से बांट सकते हैं। वैदिक, इसमें संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। यानी एक आध्यात्मिक व्यक्तियों सहित 5 व्यक्तियों का समूह को पंचायतन कहा जाता है। पंचायतन शैली भी है मंदिर की। धीरे धीरे ऐसे समूह में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की अवधारणा क्या हो गई, लुप्त हो गई, और सिर्फ सब 5 व्यक्ति रह गए। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। ये स्थानीय लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति क्या करता था, प्राप्त करता था। फिर आता है महाभारत काल। महाभारत युग में 2 महान काव्य, ठीक है, रामायण और क्या है, यानी महाकाव्य युग में रामायण और महाभारत 2 काव्य। रामायण में यदि देखें तो वहाँ पर क्या मिलता है, 2 हमें क्या मिलते हैं, भाग मिलते हैं। एक पुर मिलता है और एक जनपद मिलता है। ठीक है, और पुर को क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है,
और जनपद को क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। ठीक है। राज्य में एक जाति पंचायत यानी होती थी, जो जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को राजा के मंत्री परिषद में भेजती थी। इसके बाद महाभारत का शांति पर, कौटिल्य अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी ग्रामीण यानी कि स्थानीय स्वशासन की बात का, ठीक है, उल्लेख आता है। इसके बाद है महाभारत में ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयां क्या थी, विद्यमान थी। जो ग्रामिक होता था, ठीक है, ये ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था। और यहाँ पर एक पाया जाता था दसप, जो दसप होता था वो 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। इसी तरह से विंश अधिपति यानी 20 गांवों का, और 100 गांवों का होता था शत अधिपति होता था। ठीक है। ये स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए क्या थे, उत्तरदायी थे। हम लोग उधर ऊपर विस्तार से इस विषय में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। आगे है, अब आता है प्राचीन काल में। अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को क्या कहा जाता था, पुर कहा जाता था। इसका जो प्रमुख होता था उसे नागरिक कहा जाता था। देखिए यहाँ पर जो है ना, यानी कि किसी भी राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। मौर्य और मौर्योत्तर काल में भी ग्राम का मुखिया क्या हो जाता था, वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम जीवन का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहा। अर्थात ठीक है कि वो एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति यानी गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था, जिसकी सहायता के लिए एक क्या होते थे, इन्हीं की लोगों की समिति होती थी। और वो ठीक है वृद्धों की समिति होती थी, और वो सब वहाँ पर जो ग्रामीण हैं वहाँ पर यानी कि ग्रामीण जीवन को संचालित करने की भूमिका अदा करते थे। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही। यहाँ पर क्या हुआ, नामकरण में कुछ परिवर्तन हो गया। इस काल में जिलाधिकारी को विषयपति और ग्राम को क्या होता है, ग्रामपति कहा जाने लगा। ठीक है। यानी कि विष को जिला कहा जाता था तो उसे विषयपति कहा गया, और ग्राम प्रधान को ग्रामपति कहा गया। इस तरह से स्थानीय स्वशासन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली क्या थी, हमारे जो है कहाँ पर मिली, हमको प्राचीन काल में दिखाई पड़ती है, जो परंपराओं, रीति रिवाजों और निर्धारित रूपरेखा के आधार पर क्या होती थी, संचालित होती थी। पंचायत के प्रमुख के रूप में यहाँ तक सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी की कोई ठीक है संदर्भ नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो सभा और समिति थी वैदिक काल में, ऋग्वेद के में, वहाँ पर स्त्रियां उसकी सदस्य बन सकती थीं। ऐसा क्या होता है, यानी कि मिलता है। ये दो चीज़ें क्या थी, यानी कि हमें दिखाई पड़ती हैं। यानी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वहाँ पर स्त्रियों की हमें जो है ना भागीदारी दिखाई पड़ती है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल से लेकर के स्त्रियों की जो है वो जो भागीदारी है वो क्या हो गई, वो समाप्त दिखाई पड़ती है। कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। मध्यकाल है। दिल्ली सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें उन्होंने विलायत कहा। ठीक है। और इसके अब समझ लीजिए स्थानीय स्तर के जो होते थे, तो प्रशासन के लिए मुकद्दम होता था, राजस्व के लिए पटवारी होता था, पंचायतों की सहायता के लिए चौधरी होते थे। ठीक है। और गाँव को स्वशासन के संबंध में अधिकार के क्षेत्र में क्या थी, पर्याप्त यानी कि शक्तियाँ प्राप्त थीं। राजा वगैरह को वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। मध्य युग में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन के सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। ठीक है। और वहाँ पर क्या आ गया, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था आ गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम शासन स्त्रियों की भागीदारी कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर भी क्या होता है, नहीं होता। तो जो है जमींदारी व्यवस्था कहाँ से आई, मनसबदारी जमींदारी जो व्यवस्था है वो मुगल काल की देन है। अब आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, क्योंकि डायरेक्ट टारगेट वहीं पर किया गया। 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उदय फिर से शुरुआत हुआ। मेयो के प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय संस्थाओं के उत्तरदायित्व में वृद्धि के लिए क्या किया, यानी कि गति मिलनी शुरू हुई। अब इसके बाद है 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ब्रिटिश काल में शहरों पर ज़्यादा ध्यान दिया, गाँवों में ध्यान नहीं दिया गया।
शहरों के विकास में, क्योंकि शहर में उनका लाभ था, गांव से तो वो यानी कि वो सिर्फ कमाई करते थे। 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी क्या हुआ, दबाव बना दिया, और स्थानीय सेवा को यानी स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक हो गया। इस तरह से राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो द्वारा प्रस्ताव क्या किया जाए, ठीक है, स्वीकार किया गया, जो लाया गया था। लॉर्ड मेयो द्वारा उठाए गए कदम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय संस्थाओं को उनको अत्यंत आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक ढांचा क्या किया, प्रदान किया, ठीक है। और हम लोग इसके विषय में ऊपर पढ़ चुके हैं विस्तार से। अब यहाँ पर आया सभी बोर्डों में जो उस समय अस्तित्व में थे, निर्वाचित यानी कि गैर अधिकारियों, ये बता चुका हूं मैं, 2/3 बहुमत से को अनिवार्य कर दिया गया, और इन निकायों के अध्यक्ष को भी यानी कि निर्वाचित गैर अधिकारियों से चुना जाता था। 2/3 का मतलब 75%, ठीक है। और अधिकारी गैर सरकारी अधिकारी, इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये समझ लीजिएगा कि ये प्रश्न किसी न किसी रूप में रिपन और, ठीक है, ये वाला इनका ये किसी न किसी रूप में ये 1 नंबर या 2 नंबर में, यानी 1 नंबर में पक्का ही ये प्रश्न पूछा जाना है, लॉर्ड मेयो और रिपन। इसके बाद आता है 1907, ठीक है। 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH, ठीक है, होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन ऑन द सेंट्रलाइजेशन के गठन पर अत्यंत बल मिला। इस कमीशन ने ग्राम स्तर पर पंचायतों की महत्ता को चिन्हित किया, ठीक है। इसी पृष्ठभूमि में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, यानी कि उन्हें क्या दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। इस सुधार में अनुशंसा की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक संपूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए, बाह्य नियंत्रण से उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी, ठीक है, यानी कि सभी जगह नहीं थे, कुछ ही गांव में ये पाए गए, और इनके कार्य सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत नहीं हो सकी। कारण क्या था, उन्हें उतने अधिकार नहीं प्राप्त थे। इसकी भी बात की गई है 1925 तक। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियम पारित कर लिए थे। 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से एक चीज़ मिल गया, 25 तक 8 प्रांत, 26 तक 6 देशी रियासतों ने पंचायत कानून को पारित कर लिया था अपने अपने, और स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ दी गईं और करारोपण के अधिकारों को कम किया गया। इसके लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, पहले विस्तार से थोड़ा पढ़ लिया और उसके बाद यानी टू द पॉइंट पढ़ लिया, किस किस में कब कब क्या क्या, ठीक है, आए थे। और इसके संकलन में थोड़ा सा यानी कि मेहनत तो करनी पड़ती है, और इनमें से कुछ ऐसे हैं चीज़ें हैं जो विकास में जिनको हस्तलिखित नोट के द्वारा आपको प्रस्तुत कर इनकी किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो है ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि और कुछ लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाएं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि हम लोगों का प्रयास कैसा है, इसी के आधार पर ही हम आगे और प्रयास करेंगे, ठीक है। तो और यदि कोई चीज़ आप लोगों को यानी सजेशन देना है तो वो सजेशन भी आप लोग क्या कर दीजिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक इसकी कोई किताब उपलब्ध नहीं है, हो सकता है निकट भविष्य में पुस्तक क्या हो जाए, आ जाए, तो जो है आप लोग उसका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें उसी में आएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे जब हम यानी स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे तो स्वतंत्रता की बाद वाले में ही काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसी आशा के साथ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रखेंगे, आज जो है का सेशन समाप्त करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से, ठीक है,
ये चाहते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।